दिख रहा है? यस सर। हाँ। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, और जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि कई बार तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, अभी लगेगा पता नहीं कौन सा चैप्टर है ये। ठीक है। चैप्टर 4। हाँ, फोर्स। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है फोर्स, कि फोर्स होता क्या है। आवाज सही आ रही है या थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस भी आ रहा नो सर, सही आ रही है। है? एकदम क्लीन। तो फोर्स की एक्सटर्नली आप कितना एग्जर्ट कर रहे हो, है ना, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि एक्सटर्नली आप जब कोई चीज एग्जर्ट करते हो, लगाते हो, वो पुश की फॉर्म में हो सकता है या पुल की फॉर्म होती है। जैसे अगर दीवार को हम पुश करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल यस। एजेंट है या एक्सटर्नल एजेंसी है। Right? जब भी फोर्स लगाते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है या तो शेप को चेंज कर दे, हाँ जी सर। या स्पीड को चेंज कर दे, यस सर। है ना। तो मोस्टली ये होता है, अब मान लो दीवार है, दीवार को हम अगर पुश करेंगे तो उसकी वजह से वो मूव नहीं होगी, वेलोसिटी तो जीरो है, हाँ जी सर। लेकिन उसकी शेप, जो इंटरनल पार्टिकल है, वो जरूर थोड़ा सा उनकी शेप चेंज हो जाएगी। यस सर। तो आरव का मैसेज आ गया, हेलो सर, सॉरी आई कांट अटेंड क्लास टुडे। आप क्या पढ़ा रहे हो आज? तो हेलो हेलो सर। आरव। अच्छा, अच्छा, मैं क्लास ले रहा था तो यही बात कह रहा था कि अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करें एकदम स्क्रैच से। तो उसको कन्वीनियंस के हिसाब से सुन लेना, ठीक है। तो बात क्या है, कब तक है शादी? इस वीक में? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आज तुमने कॉल करके बता दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ घर पे काम होते हैं तो क्लास अटेंड नहीं कर सकते, है ना। तो क्या बोलते हैं, अभी क्या करना है, शादी को कंप्लीट करो, लेकिन जब भी मौका लगे वीडियो एक बार देख सकते हो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे था, और जैसे कि शादी खत्म हो जाए, ठीक है, और मैं ये क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड सेशन भेजता रहूँगा। ठीक है, मुझे शादी से फ्री होके कॉल कर देना कि अब मैं रेगुलर अटेंड कर सकता हूँ। ओके। हाँ। हाँ, चलो अच्छा रहा, हम गॉसिप कर रहे थे और उसी के थ्रू क्या बोलते हैं वो आ गया यस सर। रिजल्ट। तो दूसरा, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो बॉडी मूव करे तो स्पीड चेंज हो सकती है, या बॉडी मूव ना करे लेकिन जब तुम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो वो सकती है, यस वो सर। मूव करने की ट्राई करेगी। हाँ जी सर। तो या तो कोई ना कोई चेंज होगा बॉडी में, या टेंड टू चेंज होगा, मतलब या तो चेंज रियल में हो रहा है या चेंज होने की ट्राई तो जरूर हो रही है। अब जैसे दीवार है, दीवार की में कोई बड़ा चेंज तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं टेंड टू चेंज, टेन टू चेंज, यस सर। है ना। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, या चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, तो न्यूटन ही है। यस। ठीक है।
अगर हम इसके डायमेंशन यूनिट की बात करें तो डायमेंशन यूनिट क्या होगी? MLT-2। MLT-2। करेक्ट। यस सर। कई बार फोर्स जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो, वो डिस्टेंस से भी काम कर सकता है। जैसे मैग्नेट है, दो मैग्नेट थोड़ा सा डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस से भी काम कर सकता है। इट कैन एक्ट फ्रॉम डिस्टेंस। जरूरी नहीं है जब तुम किसी को बॉडी को टच करोगे तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिना टच करे भी फोर्स लग सकता यस सर। है ना। और एग्जाम्पल, जैसे बार मैग्नेट में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जब चार्ज तुम देखते हो है ना, कि दो चार्ज डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट या रिपल कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सर। और ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स? सर वेक्टर होगी। वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, और इसमें क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ भी फॉलो होते हैं। तो यस। कौन सा वेक्टर है ये स्पेसिफिक? वेक्टर में भी कौन सा वेक्टर? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर, वो वेक्टर जिसमें फोर्स एक पॉइंट के ऊपर वो वेक्टर जिसमें फोर्स। एक पॉइंट के ऊपर लगता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक मिनट देना सर। मुझे। हेलो। हेलो। या आई एम टेकिंग क्लास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। गुड। हम्म। 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 सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके श्योर। So you send me the portion for the coming test. Okay, sure. Send me. Yeah. Okay. सो पोलर वेक्टर एकम वो वेक्टर होता है जिसमें हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यस सर। है ना। पोलर वेक्टर जिसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, कि एक जगह पे हम फोर्स लगाएंगे और उसकी वजह से चेंजेस होंगे। तो ये वेक्टर तो है ही। कई बार पूछा जा सकता है वेक्टर में भी कौन सा वेक्टर? पोलर वेक्टर। क्यों? इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। यस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे बात होती है गैलीलियो की। हाँ जी। गैलीलियो भाई साहब थे जो क्या बोले कि देखो इनर्शिया नाम की एक चीज होती है। सो व्हाट इज इनर्शिया? इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिए थे। इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिए थे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होगा? सर लॉ ऑफ इनर्शिया में हाँ। मतलब। गैलीलियो की हम बात कर रहे हैं। गैलीलियो वही साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने टेलीस्कोप का यूज करके एक मतलब डिफरेंट प्लैनेट को स्टडी किया था। सर पता नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। तो हमें यहाँ पे समझना है कि इनर्शिया क्या होता है। यस सर। हाँ। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई बॉडी को मूव करने के लिए। ये बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छा। है ना। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है चेंज को, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज।
मतलब अगर तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे, मतलब बॉडी रहने की कोशिश करेगी। अगर तुम मूव कर रहे हो तो बॉडी चाहेगी कि बॉडी मूव ही करती रहे, है ना। और अगर चेंज करने की कोशिश करोगे कि बॉडी रजिस्ट करती है। जैसे अगर तुम सो रहे हो तो बॉडी क्या चाहती है, सोती ही रहे, सोती ही रहेगी, यस सर। है ना। और अगर कोई उठाने की कोशिश करेगा तो हम रजिस्ट करेंगे ना। ये भी हमारा इनर्शिया ही है, यस सर। समझ गए। यहाँ पे जो इनर्शिया होता है वो मास की वजह से होता है। मास अफेक्ट इनर्शिया। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें उठाना है जिसका वजन है 60 kg, ठीक है, हाँ और जी। दूसरे इंसान को उठाना जिसका वजन है 200 kg, तो उसमें इनर्शिया यूजुअली थोड़ा ज्यादा होगा, यस सर। है ना। उसमें इनर्शिया थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इनर्शिया इंटरनल प्रॉपर्टी है जो चेंज को रेजिस्ट करेगी। जितनी हैवी होगी उसमें चेंज उतना ही कम होगा। अब जैसे हल्की चीज है उसको तो तुम आसानी से मूव करवा सकते हो। अगर मान लो मैंने 1 kg का एक मास लिया और मुझे इसको मूव करवाना है, मूव करवाना मतलब इसकी स्टेट चेंज करनी है ना रेस्ट से, हाँ जी सर। तो वो तो आसान है। लेकिन अगर मैं 500 kg का कोई मटेरियल लूंगा तो इसमें बॉडी चाहेगी कि मैं अपने अंदर कोई भी चेंज ना होने दूं। हम भी आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे इसके इनर्शिया की वजह से। तो हाँ। 500 kg में इनर्शिया ज्यादा है, तो इसका मतलब मास डिसाइड करता है कि इनर्शिया कितना होगा। बताओ, कोई डाउट? नो सर। तो व्हाट इज इनर्शिया? सर जो रेजिस्ट करता है एनी चेंज को, कोई चेंज को। हाँ, क्या ये बाहर के फैक्टर डिसाइड करते हैं? हाँ जी सर। नहीं, इंटरनल फैक्टर डिसाइड करता है। अच्छा। तो ये इंटरनल हम मास इफेक्ट है या एफर्ट है? क्या? ये आपने लिखा है मास एफर्ट इनर्शिया। एफर्ट नहीं, ये अफेक्ट है। इफेक्ट है। हाँ, ये अफेक्ट इनर्शिया मतलब इनर्शिया कितना अमाउंट में होगा ये कौन डिसाइड करेगा कि इसका मास कितना है। ज्यादा हम्म। मास तो ज्यादा इनर्शिया होगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाहर की कोई भी चीज इसको डिसाइड नहीं करती। तुम कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, तुम आसानी से उठ सकते हो या नहीं हो सकते हो, कोई बाहर का फैक्टर डिसाइड नहीं करता। ये डिसाइड करता है तुम खुद। तुम्हारी नींद अगर ज्यादा गहरी है तो तुम्हें उठने में प्रॉब्लम होगी, और अगर हल्की है तो आसानी से उठ जाओगे। तो कौन डिसाइड कर रहा है? तुम्हारी सर। इंटरनल प्रॉपर्टी, कोई बाहर की चीज नहीं कर रही है। यस सर। ठीक है। अब इनर्शिया 3 टाइप का हो सकता है। एक, कि अगर हम रेस्ट पे है तो बॉडी चाहेगी कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। हाँ। दूसरी, अगर बॉडी मोशन में होगी तो बॉडी चाहेगी कि मैं मोशन में ही रहूं। इमोशन में ही रहूं। और तीसरा, कि अगर एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि डायरेक्शन भी वही रहे, वो भी चेंज ना हो। यस सर। तो 3 टाइप का इनर्शिया होता है। आगे तुम देख लोगे, जैसे तुम ये क्या बोलते हैं कि जैसे बस है, जब एकदम से चलती है हाँ जी सर। तो पीछे मूव करते हो तुम, है ना। यस सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस तो मूव कर रही है लेकिन तुम्हारी बॉडी पीछे रहने की कोशिश कर रही है। यस सर। और मोशन का मतलब तुम देखो कि अगर बस चल रही थी और सडनली ब्रेक लगेंगे तो तुम्हारी बॉडी तो अभी भी चल ही रही थी, चल ही रही है ये तो, ऐसा। जिसकी वजह से वो आगे गिरने की कोशिश करेगी। और एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुमने यहाँ से रनिंग शुरू की पॉइंट ए से, और यस सर। तुम गए पॉइंट बी तक। हाँ जी सर। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तुम गए, यहाँ से रनिंग शुरू की, यहाँ पे ये लास्ट लाइन है तो ये खत्म होगी, तो क्या तुम बी पॉइंट पे रुक जाओगे? सर एक बारी वापस बता दो। तुमने ए पॉइंट से रनिंग स्टार्ट की हाँ जी सर। और बी पॉइंट तक रनिंग तुमने की, मतलब वो एंड लाइन है, जैसे 100 मीटर का है ये। हाँ जी सर। तो क्या तुम एग्जैक्ट बी पॉइंट पे रुक जाओगे? नहीं सर। तो तुम्हारा पॉइंट खत्म हो गया बी पे, फिर भी तुम
5-10 मीटर आगे चलोगे, क्योंकि बॉडी अपने आप मूव कर रही है। तुम एकदम कोशिश भी करोगे ना एकदम रोकने की, तो नहीं रुकेगी। रोकने नहीं रुकेगी, यस सर। क्यों? क्योंकि वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन यस सर। है ना। और तीसरा है डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में तुम हो उस डायरेक्शन में तुम मूव करना आसान है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करोगे तो बॉडी रजिस्ट करेगी। रेजिस्ट करेगी, ये था। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ। सर जो न्यूटन। थर्ड चैप्टर है, हम्म। वो आप फिर कब कंप्लीट करा दोगे? इसके जस्ट बाद। तो इसको खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा सर, लग जाएगा? 3 क्लास। 3 क्लास। इसके इस वीक में हम इस वीक में हम इसको खत्म करवा दें, हाँ। इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं सर इसके, मतलब जो क्रांत। न्यूटन्स लॉ अभी टेस्ट हुआ था, तुमने देखा होगा ना, तुम बोले मैं थे। मैंने टेस्ट में सिर्फ केमिस्ट्री देखी। वाह जी वाह। हाँ जी। तो दो ही हैं, एक फोर्स है एक है फ्रिक्शन। ओके, उसके अलावा तो नहीं हाँ। है मतलब कोई? सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के लिए पहले हम वहां का सर्कुलर मोशन करेंगे, वो दोनों एक साथ में करवा देंगे, इसी चैप्टर में करवा देंगे। वही तो ठीक। मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज को पहले ही करवा दिया जाएगा। ओके सर। तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कि अच्छा हाँ ये कोई अलग मतलब से। लेफ्ट आउट ना रह जाए कोई चीज सिर्फ। हाँ, हाँ जी। जो दोनों को एक साथ करेंगे, क्योंकि उसको क्यों नहीं करवाया है सर्कुलर मोशन को, कि उसको वहां पे भी करवाते हैं यहाँ पे भी करवाते हैं। तो हम्म। अपन यहीं पे करवा देंगे एक ही जगह पे। एक ही जगह पे। तो ठीक है। थर्ड चैप्टर हाँ। में कौन कौन से टॉपिक होंगे, मतलब हैं जो जरूरी है, मतलब जो करने वाले हैं, लाइक हम हर एक करेंगे ना वैसे देखा जाए? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन तो हो गया हमारा। हम्म। एंड सर वो रिवर बोट अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम हम्म। है ना, वो भी वो रहता। रिलेटिव मोशन है वो, हाँ जी। उसके अलावा और कहीं पे नहीं आती। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आएगा। हम्म। तो समझे। हाँ जी सर। बस मुझे 1 मिनट दो, ओके। उसके बाद हम ये तीनों लॉ खत्म करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे थे। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ इसको इंक्लूड करता है कि इनर्शिया इसके अंदर होगा। ठीक है। एक हम। हाँ जी सर। हाँ। तो इन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? इनर्शिया बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक तुम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दोगे। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब जैसे तुम अगर बैठे हुए हो, तुम बैठे ही रहोगे जब तक तुम्हारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। हाँ जी है सर। ना। अगर एक पेन कहीं पे पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही रहेगा जब तक कोई उसको मूव नहीं करवाएगा। हाँ जी सर। है ना। एक गाड़ी मूव करती है, वो मूव करती ही रहेगी अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। नहीं ब्रेक लगेगी। लगाने पड़ेंगे ना। हाँ जी ब्रेक सर। एक्सटर्नल फोर्स है। तो यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ जो ये बोलता है, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट, कि अगर वो रेस्ट की स्टेट में तो रेस्ट की स्टेट में रहेगी, और अगर मोशन की स्टेट में है तो मोशन की में रहेगी, इन इट्स स्टेट।
तो जैसी स्टेट में है वैसी ही रहेगी, अनलेस, जब तक कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। कंपेल्ड की स्पेलिंग क्या होती है? हम्म। और बात वही है जो मैंने अभी बोला कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। नहीं लगती ये तो। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में हम बोल रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है जीरो। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना? हाँ। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, नेट। हाँ जी सर। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, स्टूडेंट राइट, ओके। है ना? हाँ जी सर। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो रहेगी, और अगर कुछ स्पीड में है तो उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मेक सेंस? कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पे हम मोमेंटम की बात करते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर ही, मोमेंटम। सो व्हाट इज मोमेंटम? मूवमेंट किसी बॉडी की। हाँ, किसी बॉडी की मूवमेंट, मतलब मोशन, कितनी अमाउंट में मोशन हो रहा है, दैट इज मोमेंटम। यस। क्वांटिटी ऑफ मोशन, यस सर। क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, अब जो ये मोमेंटम है वो क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी, मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे, है ना? जो ये मोमेंटम है वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर, वेक्टर फोर्स की तरह। ठीक है, ऐसा यूनिट बताओ इसकी, सर क्या होगी? ऐसा यूनिट पता नहीं सर। मास की क्या होती है? मास की केजी। और वेलोसिटी की? सर वेलोसिटी की लेंथ होती है, एल क्यूब होती है वैसे तो। एम एस। मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशन यूनिट क्या होगी? इसके पी, अच्छा, एम एल मास की क्या क्यूब। होगी? एम एल क्यूब मीटर की क्या होगी? एल और टाइम की? माइनस वन। ठीक है। बताओ, कोई डाउट? नो सर। तो हमें समझ में आ गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू एम वी होता है। यस सर। ठीक है, और अगर P इज इक्वल टू एम वी हो गया, और यहाँ पे मास अगर कांस्टेंट है, अगर मास यहाँ पे है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी का और लीनियर मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा? वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम का। डायरेक्ट, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। किस किस का? वेलोसिटी का और लीनियर मोमेंटम का। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो लीनियर मोमेंटम भी बढ़ेगा, मोमेंटम भी बढ़ेगा। और अगर वेलोसिटी घटाओगे तो लीनियर मोमेंटम भी घटेगा, है ना? ये सर। दूसरा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास के ऊपर। हाँ जी सर, पी बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं देखूं, यहाँ पे है P, यहाँ पे है मास, अगर मास बढ़ाओगे तो P क्या होगा? बढ़ जाएगा। सेम। हाँ, हाँ जी। सेम अगर आपको दिक्कत। नो सर। लेकिन अगर थर्ड केस में मोमेंटम कांस्टेंट है तब क्या होगा? मोमेंटम एम वी, हाँ, तो पी बढ़ जाए। P इजिकल टू एम वी है तो P तो कांस्टेंट है, तो एम वी कांस्टेंट हो रहेगा। हाँ जी।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा वेलोसिटी पे? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पे हम, या वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगी मास पे, एक ही बात है। तो अगर मैं वेलोसिटी और मास का रिलेशन लूँ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा ये पैराबोला ग्राफ को। यस सर। सर एक मिनट ऊपर दिखा दो, मैं नोट साइड बाय साइड बना रहा हूँ। बिल्कुल। बस यही देखना है मैंने, पी इज इक्वल्स टू एम बी वाला, बाकी सारा तो मैंने लिख लिया है वैसे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या है वैसे? न्यूटन का फर्स्ट लॉ रहता है कि इफ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल स्टे इन द रेस्ट सिचुएशन, इफ इट इज इन मोशन इट विल स्टे इन द मोशन अनटिल अनलेस यू डोंट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। और यही और बात हमने हमने यहीं पे सिंपल लैंग्वेज में लिखी है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट, कि जैसी स्टेट में है ऐसी ही रहेगी अनलेस जब तक कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का फोर्स नहीं लगाओगे तो। और इसका फॉर्मूला क्या होएगा सर? बस, बाहर का फोर्स नहीं लगाओगे तो फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एफ इजिकल्स टू एम ए। हाँ मतलब ये हमें पता है ना, एफ इजिकल टू एम में, एफ इजिकल टू एम में एक्चुअली नेक्स्ट फॉर्मूले में निकलता है, नेक्स्ट टॉपिक में, सेकंड लॉ में। अच्छा, यानी कि फर्स्ट न्यूटन का कोई वो नहीं है लाइक। हाँ, ये अच्छा। क्वालिटेटिव लॉ है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है ये क्वांटिटी को नहीं बताता, मोशन होगा या नहीं उसको बताएगा। यस। ये क्वालिटेटिव लॉ है, क्वालिटी को बताता है कि होगा या नहीं। अब न्यूटन जब सेकंड लॉ हम अब पढ़ेंगे तो वो क्वांटिटेटिव लॉ है, कितना यस फोर्स लगेगा इसके बारे में बताएगा। सर, ये बस ये लास्ट दिखा दो अपना, ये जो ग्राफ आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला बनाया। स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लीनियर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लीनियर ग्राफ। ठीक है सर। सर हो गया। हो गया। यस सर। अब है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। वो ये बोलता है कि हमने लीनियर मोमेंटम देखा हाँ कि जी जो सर। लीनियर मोमेंटम में क्या, या तो मास में चेंज हो रहा है या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यस सर। तो क्योंकि P इज इक्वल टू mv, हाँ जी सर। तो ये लॉ बोलता है कि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो रहा है ना, वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा। ये अमाउंट को बता रहा है कि कितना फोर्स चाहिए, और ये बिल्कुल। बोलता है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी, ये तो है। ठीक है। अब इसी को मैं वर्ड की फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इस पे। तो ये एक क्वांटिटेटिव लॉ है, क्वांटिटी को बताता है।
एक होता है क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी को बताता है होगा या नहीं। अब हम्म। क्वांटिटेटिव बताता है क्वांटिटी को, कि होगा तो ठीक है, कितना होगा। यस सर। ठीक है। तो जब हम इसको कोरिलेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो बाहर का फोर्स हमने लगाया ना, वो किसके बराबर होगा, डीपी बाई dt के। और इसको डीपी। सिंपल सा, अच्छा। डीपी है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा। हाँ, और ये टाइम। डीपी है। अच्छा। हाँ, लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, और टी का मतलब यहाँ पे टाइम है। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे एक्सेलरेटर, हम्म। जितना एक्सेलरेटर पे दबाते जाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगता जाएगा, उतनी यस। स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। होती जाएगी। ये तो। है ना। अब एक और बात, जब मैं ये निकाल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स, अब ऐसा हो सकता है यहाँ पे मास कांस्टेंट हो, स्पीड बढ़ रही हो, मास कांस्टेंट हो, स्पीड बढ़ रही हो, स्पीड होगी अपनी भी, है ना। या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट और मास चेंज हाँ। हो रहा हो। हाँ जी सर। इसके दो वर्जन हो सकते हैं, यस सर। विदाउट। नो सर। और मैंने इसको कैसे लिखा है, जैसे डी पी बाई डी टी था, डी पी बाई डी टी, पी की वैल्यू क्या है, एम या वी। अगर इसमें एम कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा वी, ऐसे कैसा रह जाएगा। हाँ दूसरी जी सर। पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मास चेंज हो रहा, तब वो हो जाएगा। कोई डाउट। नो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीवी बाई डी टी क्या होता है। डीवी बाई dt स्पीड अपॉन टाइम गिव्स यू डिस्टेंस। वाओ, स्पीड अपॉन टाइम गिव यू डिस्टेंस। नो, अगर है मास कांस्टेंट तो फोर्स एक्सटर्नल कितना होगा, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रही है, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। और 90% केस में तो यही फॉर्मूला लगता है। सर क्या चीज, एक बारी वापस समझा दो। डीवी बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। हाँ जी सर। तो वही लिखा है बस, मास डीवी इंटू। बाई डी टी की जगह एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और वी डी एम अपॉन डी टी क्या होएगा, मास अपॉन टाइम कितना होएगा। डीएम अपॉन डी टी, हाँ जी। वो हमें नहीं पता, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वी ये क्या डी होगी। एम अपॉन डी टी, मास अपॉन टाइम कितना होता है। अब उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है तो ऐसा। ठीक है। हाँ जी सर। कोई डाउट। नो सर, लिख रहा हूँ अभी बस ये जो आपने हाँ, लिखवाया। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसकी जगह ना ये रहने दो, हम्म। ये इसकी जगह तुम यही लिख लो जो नीचे वाला है। उससे क्या होगा, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर हमने तो ऐड किया था, हम्म। और ऐड करने की वजह से तो वो फॉर्मूला होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला तुम्हें आसान लगेगा कि यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ था ना, तो यही दो पॉसिबिलिटी बनती है कि पी तो एम वी होता है, हाँ इसी जी। का जो एक्सटेंडेड वर्जन है ना ये, वो ये होगा हाँ। कि एफ एक्सटर्नल है इज इक्वल टू डी आई डी टी। पी की जगह क्या लिखोगे, एम वी। ये है रियल फॉर्मूला। अब इससे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाँ अगर जी। मास कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा। यस सर। सर कल केमिस्ट्री में क्या करना है हमने, थर्मो। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट बचा हुआ है वो कंप्लीट कर दे।
केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग वाला कौन सा पार्ट है, वो तो हो नहीं गया था। जो कोसल थ्योरी है, वो वो डायपोल तो मूवमेंट है। कर ली थी सर मैंने अपना। अच्छे से डायपोल, हो गया। डायपोल मूवमेंट नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। हाँ, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देंगे तो कल वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो फोर्स अलग अलग यूनिट में होता है। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सीजीएस यूनिट होती है इसकी, वो न्यू होती है डाइन। डाइन सॉरी। ठीक है, डाइन। तो अब इसमें क्या होगा, हमें ये देखना है कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। यस। जैसे एक न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी सर। और हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। और यस सर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ जी सर। और एसआई और सीजीएस यूनिट में टाइम की यूनिट सेकंड ही रहती है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस सर। इसी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम डाइन बोलते हैं, तो ये होगा 10⁵ डाइन। मतलब मोटा मोटा यही करना है यार, वन वन न्यूटन इजिकल्स टू 10/5 डाइन। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस तुम्हें याद नहीं भी आ रही है तो तुम कैलकुलेट करके बहुत जल्दी कर सकते हो। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि सीजीएस यूनिट ग्राम और सेंटीमीटर में होती है। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। हम्म। बताओ कोई सर, डाउट? नो सर, नो डाउट। सर अपना केमिस्ट्री में ना इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो हम्म। वो सारे लड़कों को ही नहीं समझ आ रहा। मतलब एक दो बच्चे हैं जिनको समझ आ रहा है। चलो कुड़ियां हाँ तो कर लेती हैं औखा सौखा होके। हाँ। मैंने तो आपके भरोसे छोड़ी है केमिस्ट्री सर, ये इक्वल केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी तरह कराना। फिजिक्स चलो फिर भी उधर आ जाती है समझ। अरे नहीं, हम तो सारी चीजें बराबर ही करवाएंगे। फिजिक्स में बराबर। हमारी कोई कमी आ रही है? नहीं नहीं, फिजिक्स में तो कोई वो नहीं है, फिजिक्स तो समझ आ रही है ना। मतलब ये है कि हाँ ये सारा मतलब चल ही जाए, मतलब बढ़िया चला है, मतलब एक अच्छी स्पीड पे, और अपना सीक्वेंस वाइज वगैरह सब सही चले, है ना। हम्म। तो बस केमिस्ट्री का थोड़ा सा देख लेना सर, मुश्किल हो जाएगी अपना, क्योंकि बल्कि सबको समझ में नहीं आ रही ना, तो एक हाँ। काम कर सकते हैं हम। हाँ जी। जिनको समझ में नहीं आ रही, जिस दिन हम वो शुरू करेंगे ना केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ जी। तो हम क्या बोलते हैं, वो तुम सारे बच्चों को बोल सकते हो कि सर फ्री में करवा देंगे, उसके लिए कोई वो नहीं है। और तुम अटेंड कर सकते हो। हम्म उस हम्म चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि तुम सबसे बेस्ट बनोगे इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, तो देखो, क्योंकि हम अभी रीच करना चाहते हैं लोगों के पास, तो जितनी वो यस। क्लास अटेंड करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि हाँ यार, हम सीख तो जाएंगे इनसे अच्छे से। तो एक तो ये फॉर्म है। दूसरा, अगर ऐसा दिया हो कि 1 केजी वेट दिया हो, ठीक है, WT वेट। अब वेट तुम्हें पता है, वो न्यूटन की फॉर्म में होता है। इसी को बोल सकते हैं आप 1 किलोग्राम फोर्स, और ये होता है 9.8 न्यूटन के बराबर, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 होती है। ओके। और अगर इसी की जगह ग्राम वेट होता, अरे फिर मैंने ये लिख दिया, इसी की जगह अगर ग्राम वेट होता तो ये 1 ग्राम फोर्स के बराबर होता है। और तुम्हें पता है 1 किलोग्राम में
1000 ग्राम होते हैं तो ये 980 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है, तो वही डाइन के बराबर हो गया यस ना। सर। 980 डाइन, विदाउट। नो सर। तो फोर्स हमारा खत्म हो गया। फोर्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, वो है इम्पल्स। इम्पल्स के क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा आते हैं। इम्पल्स का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? सडन रिएक्शन। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओ। मोमेंटम कितनी चेंज हो रही है। इम्पल्स को तुम अगर आई से रिप्रेजेंट करते हो तो ये आई होगा P2 माइनस P1, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है। इसमें अगर तुम देखोगे बहुत फोर्स लगता है शॉर्ट टाइम में, हाँ। लार्ज फोर्स लगता है बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए चेंज बता रहे हैं ना, इन शॉर्ट इंटरवल, है ना। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस और सर। इम्पल्स की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स के जैसी ही होगी। डायरेक्शन किसके जैसी होगी? फोर्स के जैसी। फोर्स ठीक की है। डायरेक्शन क्या होती है वैसे? अब वो तो डिपेंड करता है कहाँ पे हमने कैसे लगाया है, लेकिन हम्म। फोर्स के जैसे ही होगी। अब ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकाले? हमने अभी निकाला था कि जो फोर्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाई टाइम होता है ना। यस सर। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम बोल सकते हैं फोर्स इनटू, dt। ठीक है। हाँ जी। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो। सर लीनियर मोमेंटम m मल्टीप्लाई बाय a होता है। वी होता है। हाँ जी। वी तो v। ये हो गया लीनियर मोमेंटम। जो एम वी होता है ये किसके बराबर होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सर फोर्स के बराबर। फोर्स के बराबर, करेक्ट। हम्म। चेंज इन लीनियर मोमेंटम नहीं, इम्पल्स के बराबर। आई डीपी के बराबर होता है ना। हम्म। और डीपी में अगर फोर्स देखें, अगर टाइम दिया हुआ तो फोर्स इंटू टाइम, बस हो गया। फोर्स इंटू टाइम। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब एक मिनट कॉपी करने दो। डीपी हाँ, dt है ना। बस 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 बस। ये इंटीग्रेट क्यों किया हमने? तुम्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ सकती है बाद में, तो वो मैंने सिखाया है कि ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। जब भी कोई छोटी वैल्यू दी हो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, और जब बड़ी वैल्यू दी हो उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बड़ी को छोटी। हाँ जी हाँ जी। यस सर हो गया। आखिरी चीज उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, ये तो तुमने सुना ही होगा बचपन से। सुनाओ सर। क्या सुना है? कि एक्सटर्नल एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन। हाँ जी सर। सुना है ना बचपन से ही? हाँ जी सर। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो कोई इंसान है हम्म। तुम्हारी क्लास में से, वो हाँ जी आके तुम्हें थप्पड़ मारे, तो तुम क्या करोगे? दे दनादन मारोगे, हाँ जी बराबर सर। का, है ना। हाँ जी। बस यही है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम्म। अगर तुम दीवार को मुक्का मारोगे, तुम्हें गुस्सा आ गया, हाँ जी सर। दीवार तुम्हें उतनी अमाउंट में मारेगी, इसलिए तुम्हें दर्द होगा, दीवार को कोई फर्क पड़ना नहीं है यस सर ये तो है। है ना। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्विमिंग तुम करते हो, तुम पानी पे फोर्स लगाते हो पीछे की तरफ, पानी तुम्हें उतना ही आगे धकेल देगा। यस सर।
तो यहाँ पे जो भी फोर्स काम करते हैं वो पेयर में काम करते हैं, अकेला फोर्स काम नहीं करता। जैसे तुम दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो दीवार तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है, तो दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सर। और दूसरी बात यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम अमाउंट में होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। एक्शन मतलब तुम दीवार के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो, रिएक्शन हम्म। दीवार तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। तो तुम यस। बोलोगे फोर्स जो ए बी के ऊपर लगा रहा है वो उल्टा होगा फोर्स बी ए के ऊपर कितना लगा हम्म। रहा है। अमाउंट तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। यस सर। तुम पानी में पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, पानी तुम्हारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा यस सर। है। लास्ट बात, तुम्हें लगेगा कि ये फोर्स इक्वल में है अपोजिट में है तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम्म। तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होते। हाँ जी सर। फोर्स कभी भी कैंसिल आउट नहीं होते, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता? एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल्स आउट। पता नहीं सर। क्योंकि वो अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, अगर सेम बॉडी के ऊपर होते तो कैंसिल आउट हो जाते। अगर हम्म। अलग अलग बॉडी के ऊपर लगते हैं तो वो कैंसिल आउट नहीं होते, नहीं। बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल दूं और तुमने ये एग्जांपल भी देखे होंगे कि मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये है टेबल। यस सर। तुमने यहाँ पे एक बॉडी रख दी, एक बॉक्स रख दिया, हाँ जी सर। तो धरती की तरफ हमेशा ग्रेविटी काम करती है, यस तो सर। ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी वाला फोर्स, एम जी। यस सर। है ना। इतनी ही अमाउंट में टेबल भी इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। हाँ जी। इसको हम इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कि रिएक्शन। रिएक्शन हो रही है 90 डिग्री की। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता हाँ है, जी इसको सर। हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। और ये बोल रहा है कि क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। ओके। लेकिन अगर तुम देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, हाँ जी। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है। अपोजिट है। ये तो। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ। यस सर। सर इन लॉज के फॉर्मूलाज भी तो है ना, देखा जाए। क्या? इन लॉज के फॉर्मूलाज भी तो है ना। हाँ, लेकिन फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मान लो हमने एक सीलिंग के साथ कोई वायर को टांगा है हाँ जी सर। और इसके एंड पे कोई बॉल डली हुई है जिसका यस मास सर। है M। यस अब सर। सोचो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी। एम जी। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, अब नॉर्मल रिएक्शन तो काम नहीं कर सकता क्योंकि किसी के साथ टच में ही नहीं है ये। सच में ही नहीं है ये तो। तो ये रस्सी इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, इसको बोलते हैं टेंशन, टी। टेंशन। ओके। और अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो टी किसके बराबर होगा, mg के बराबर। समझ यस। गए? कोई डाउट? नो सर। एक एपरेंट वेट हम देख लेते हैं उस और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर ये हाफ पार्ट फोर्स वाला खत्म हो जाए। ओके। ये तुमने क्वेश्चन सुने होंगे क्लास में कि तुम लिफ्ट है अगर ऊपर मूव करेगी तो कितना फोर्स लगेगा,
नीचे मूव करेगी तो रीडिंग कितनी आएगी, है ना, ये सुना है तुमने? एपरेंट वेट वो जो एक्चुअल वेट नहीं होता है ना। हाँ। तो जो एपरेंट वेट है वो होती है रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर तुम लिफ्ट देखोगे तो लिफ्ट की रीडिंग कितनी आएगी, वो रियल वेट नहीं होता, फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए वो एपरेंट वेट है। ठीक है। अब ये डिपेंड समझे। करता है कि कौन सा फोर्स कहाँ पे लग रहा है। जैसे पहली सिचुएशन दो में, पहली सिचुएशन में अगर हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर की तरफ लिफ्ट मूव कर रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट में क्या होगा, जैसे ये बॉडी है, नीचे इसका मास है m, तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg एम जी। हमेशा लगेगा। ऊपर कौन सा मूव फोर्स लग रहा होगा, एन वायर जेकर की वो वायर से कनेक्टेड है तो टी लग रहा है। रिएक्शन, टेंशन हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। यस सर। और अगर ये दोनों होते बराबर तो मूव ही नहीं करते। हाँ जी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कुछ ए एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, यस सर। है ना, तभी तो ऊपर मूव कर रहा है। नेट फोर्स ऊपर ज्यादा है तभी ऊपर मूव कर रहा है, अगर नीचे ज्यादा होता तो नीचे मूव करता, तो नीचे अगर में दोनों बराबर होते तो मूव ही नहीं तो करता। स्टे करता है उसके तो मैं बाद। कह सकता हूँ ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है नीचे वाले कंपैरिजन में। कितना ज्यादा है? हाँ जी। कोई डाउट? मैंने एम में क्यों लिखा, नो क्योंकि सर। फोर्स की बात होती है। आर फोर्स है, एम जी फोर्स है, एम ए फोर्स होगा। कोई डाउट? ये तो आर ये, बड़ा है ना, आर ज्यादा हाँ, बड़ा तो रीडिंग की वैल्यू कितनी आएगी? है। आर है ठीक है सर। तो बढ़ जाएंगी रीडिंग अगर ऊपर जाओगे तो, बस यही क्वेश्चन वो पूछेगा कि बताओ रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा जब ऊपर जाएंगे तो। यस सर। ठीक है। तो रीडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, देखो। अब दूसरा देख लेते हैं, अगर नीचे जाएगा तब क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। दूसरा केस है डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे जा रहा है। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो ये है मास m, नीचे लग रहा है mg, ऊपर रीडिंग की जो आएगी वो, ऊपर टेंशन लग रहा है, रस्सी से खींची हुई है ना, और ओवरऑल अब नीचे मूव कर रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा या ऊपर वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला। तो मैं कह सकता हूँ mg माइनस आर विल बी इक्वल टू एम ए। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। तो आर दूसरी तरफ चला जाएगा, mg माइनस एम ए हो जाएगा। और अब रीडिंग जो पहले आ रही थी उससे कम नहीं हो जाएगी, जी माइनस ए है, पहले जी प्लस ए था। बताओ, कोई डाउट? नो सर। तीसरी सिचुएशन, कि अगर ये या तो रेस्ट पे है या फिर एक ही सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब मूव करेगी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? जीरो। जीरो। तो एक्सेलरेशन कुछ होगा नहीं, है यस ना। सर। और अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी जीरो है? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यही बॉक्स लूं, ये मास है, तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी। ऊपर कौन सा लग रहा है? ए आर। और ए अभी जीरो है तो ना, तो ऊपर
जा रही है ना ये नीचे जा रही है। या तो ये रेस्ट में है, यहीं पर रखी हुई है, या सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है, तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ऐसे केस में आर की वैल्यू क्या होगी? mg बस प्लस। खत्म बस, और कुछ नहीं लगे। बताओ हाँ या ना। यस सर। और एक और फोर्थ सिचुएशन है कि अगर फ्रीली फॉल होगी ग्रेविटी के केस में, नीचे गिर रही है फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है। अब ये नीचे गिर रही है, तो नीचे फोर्स कितना लगेगा? mg ऊपर। r। और नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, और उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर है। यही मतलब होता है फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब ए की वैल्यू जी के बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एम जी तो ज्यादा होगा क्योंकि नीचे है, यस सर। इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ए की वैल्यू इस बार जी के बराबर है। हाँ जी सर। तो आर एम जी माइनस एम जी जीरो नहीं हो गया? यस सर। तो अगर एक लिफ्ट को तुम की वायर को तुम काट दोगे, तो और r वो तो नीचे टोटली कट ऑफ हो जाएगा है ना, तो वो हाँ, जीरो आ जाएगा। तो ऐसे केस में वो जीरो होता है, और फ्री फॉल बोलते हैं इसको। यस सर। ऐसी सिचुएशन को फ्री फॉल बोलते हैं। और ऐसी सिचुएशन में इंसान को वेट फील ही नहीं होगा, तो वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। वेट तो दिख ही नहीं रहा, फील ही नहीं हो रहा, जीरो है, हम्म। ठीक है। अगला मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी थ्योरी बहुत छोटी है। सर फिर मुझे ना ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट नोट डाउन करने दो, दिखा दो ये। यस सर। अब अगला है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी इतनी ज्यादा सिंपल है तो तुम बोलोगे कि सर ये तो थ्योरी है ही नहीं, ठीक है। हाँ जी सर। और उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। और थ्योरी इसकी कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मोमेंटम को चेंज करता है यस ना। सर।
और अगर ये फोर्स जीरो हो जाए, कोई बाहर से फोर्स ही ना लगे, तो क्या हम्म। डीपी बाई डी भी जीरो हो जाएगा? हाँ जी सर। और अगर ये डीपी बाई डी जीरो हो जाएगा, क्या हम बोल सकते हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी जीरो है? मतलब यस कोई सर। चेंज ही नहीं हो रहा। क्या हम हम्म। बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है? यस सर। बस यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उसकी वजह से लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। हाँ जी सर। सर ये एक बारी ना, मैं कहता हूँ ये लिखवा भी दो आप, लाइक जो उस उसमें, इसमें। मतलब वैसे जैसे आप वो, इसमें तो ये वाली लैंग्वेज में हो ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। हाँ जी। इफ एक्सटर्नल इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम विल बी सेम। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट है, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो P1 और P2 बराबर होगा। तो वो फिक्स रहेगा। जी, बस इतना ही। हमें इसमें ये करना है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ऑलवेज एज्यूम आइसोलेटेड सिस्टम। हमें ये एज्यूम करना है कि हमारे पास आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब अकेला सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यस सर। ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये है गन। गन रिकॉइल होगा ना, चलने के बाद दोबारा नॉर्मल होगा, तो इसकी वजह से है। ठीक है। हम्म। उसके अलावा तुम रॉकेट लॉन्चर देखोगे, रॉकेट रिलीज उसके ऊपर एक बार वो रिलीज हो गया तो उसके ऊपर एक्चुअल फोर्स नहीं लग रहा कोई भी। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये सारे, इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको समझ में आएगा अच्छे से कि ये है क्या। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, थ्योरी इतनी सी है बस। ठीक है। और लास्ट टॉपिक एकदम छोटा सा, इस पे क्वेश्चन भी कम आते हैं, लैमेज थ्योरम। ठीक है। लैमेज थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास मल्टीपल फोर्स हैं, जैसे 1, 2 एंड 3, तो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है F2, यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है F3। तीन अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, और इनके बीच में कुछ एंगल भी दिए हैं। मान लो ये है अल्फा, ये है बीटा, और ये है गामा। कुछ भी ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग एंगल है इनके बीच में। तो हम ये बोलते हैं कि जो फोर्स है ना, उसके डिवाइड में साइन एंगल लिख दो जो उसके अपोजिट है। F1 के अपोजिट में क्या है? सर F2। नहीं, एंगल अगर यहाँ पे F1 है तो इसके अपोजिट में ये अल्फा एंगल है ना। हाँ जी तो सर। तुम यहाँ पे लिखोगे F1/sin अल्फा। ऐसे ही F2 के अपोजिट में कौन सा है? बीटा है ना एंगल।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ F2 बाई बीटा, और ऐसे ही F3 बाई साइन गामा, बस यही था। कोई डाउट? और इसी के साथ हमारा लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन फिजिक्स कभी भी पूरी नहीं होती जब तक आप उसके क्वेश्चन ना कर लो। ठीक है, ये तो है। फिजिक्स कभी भी पूरी नहीं होती जब तक उसके 10-20 क्वेश्चन ना कर लो। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन। तो इसको कंप्लीट लिखो। लिखने के बाद 5 मिनट पूरे टॉपिक को रिवाइज करो। 5 मिनट रिवाइज करने के बाद मुझे जो दोबारा से तुम लिखोगे वो नोट्स भेजो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये दिख रहा है कम? यस सर। तो इस चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ की क्वेश्चन लिमिटेड है। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। कि फोर्स पे डिपेंड नहीं करता फिजिकली, वो किसकी वजह से है? सर थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ। टॉपिक का नाम ही फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ यस सर। क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ? ये न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो रिलेट करता है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स की। फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती। अब तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना है, इसमें ऐड कर लेने हैं नोट्स में। न्यूटन जब फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम बोल हाँ सकते हैं जी।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लाइक रिलेटेड टू फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ये फोर्स पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि फोर्स जीरो है ना इस केस में। ये फोर्स जीरो है, और जब फोर्स जीरो है तो सीधी सी बात है, तो फोर्स का रिलेशन ही नहीं है। कोई डाउट? यस सर, सर मास लिखना था शायद सर। फोर्स लिखा हुआ था। कॉपी डाउन करने दो, 2 2 सेकंड दे दो बस। हाँ, सर खोलना नोट्स, या बोल ही दो सर। बस यही लिखना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड टू इज फिजिक्स। रिलेटेड टू फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ये फोर्स जीरो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बात याद रखना, कोई भी टॉपिक जब तुम पढ़ोगे तो पहले दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे फिर आदत बनती है। हाँ जी सर। ठीक है, ये मत सोचना कि अच्छा ये नहीं हो रहा तो नहीं होगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम पहली बार कर रहे हो, टाइम लगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, वो वॉल से स्ट्राइक करता है और उसकी वेलोसिटी है इतनी, और एंगल है इतना विद द वॉल। अब एंगल विद द वॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, एंगल विद वॉल इतना है। फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम एंगल पे। इफ इट रिमेन इन द कॉन्टेक्ट विद द वॉल, इतने टाइम के लिए कॉन्टेक्ट में रहता है, तो फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ है। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ है तो तुम्हें पता है कि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। टाइम दिया हुआ है तुम्हें, फोर्स निकालना है। इसका मतलब फोर्स के साथ साथ अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या है, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी सर। है ना? तो अब इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या हो गया था? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या दिया है, देख लेते हैं एक बार, दोबारा से चेक कर लें। अरे, हाँ, तो मास है 1, वेलोसिटी है 1, एंगल है 60 विद द वॉल, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ, वॉल के साथ इतनी देर कांटेक्ट में आया, तो हमें फोर्स निकालना है ना? ये तो हम क्या करें ऐसे केस में? तो पहले ये एक वॉल है मान लो, ये है वॉल। एक बॉल आई, ऐसे स्ट्राइक की, और फिर सेम एंगल पे निकल गई। हाँ जी सर। है ना? और ये बोल रहा है वॉल के साथ जो एंगल है वो कितना डिग्री है? 60। 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि सेम एंगल पे निकली है। हाँ जी सर। और अगर मैं यहाँ से, नहीं नहीं,
मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लूँ ऐसे, हाँ जी। और यहाँ पे इसको एज्यूम करूँ ऐसे, हाँ जी। तो टोटल डिग्री वॉल के साथ 90 डिग्री का एंगल है ये, देखो, है ना। हम्म। तो 60 ये है, तो क्या ये 30 नहीं होगा? हाँ जी। ऐसे ये भी 30 होगा। यस सर। कोई डाउट? नो सर। इसका मास 1 kg है। एक, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होगी P1, यहाँ पे होगी P2। P2। फोर्स बोलता है हमें निकालना है, जो कि होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। टाइम हमें दिया हुआ है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालें? एक ही डायरेक्शन में निकालो। हाँ जी एक ही जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में निकालो, अगर ये थीटा है तो क्या ये P1 कोस 30 नहीं होगा? सर। कौन से वाला? ये लाइन है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वाली, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ऐसे ही अगर P2 यहाँ पे दिया और एंगल 30 डिग्री के साथ है, तो क्या ये P2 कोस 30 सेमी लाइन नहीं होगी? हाँ हाँ जी सर। यस है सर। ना। हाँ जी। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालें? P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0.5 हो जाएगी। मान लो अगर हम P2 को पॉजिटिव लें, हाँ जी। √3 तो होगा। P1 को नेगेटिव लेंगे, डायरेक्शन। ऑपोजिट है। एक, अगर एक दीवार की तरफ जा रही है उसको हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो दीवार से दूर जाएगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ जी सर। बीच में साइन ऐसे का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये P2 प्लस P1 होगी, और दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, एंगल से। हाँ तो जी सर। इसको हम 2P1 या 2P2 बोल सकते हैं, एक ही बात है। यस सर। और 2P की वैल्यू कितनी है? सर एम को। वी कोस थीटा। हाँ जी। 2M की वैल्यू कितनी है? 1। 1। वेलोसिटी की वैल्यू है 1। 1। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 3√3/2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो डीपी की वैल्यू कितनी आई चेंज इन लीनियर मोमेंटम की? √3। अगर ये √3 आई है, हमें निकालना क्या है? फोर्स। फोर्स। फोर्स क्या था? डीपी बाई डी टी। हाँ जी सर। डीपी की वैल्यू आई है √3, हाँ जी सर। और टाइम कितना था? 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। हाँ जी सर। तो क्या ये 10√3 नहीं होगा? हाँ जी सर। कोई डाउट? नो सर। तो इस क्वेश्चन से क्या समझे? पहले जब बॉल दीवार पे टकराती है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, मान लो वो नेगेटिव है, तो हम्म। दूर जाएगी तो पॉजिटिव होगी, तो एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। हाँ जी सर। दूसरा, हमें एक साइड लेनी है। ठीक है सर। जैसे हम हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं, बस उसमें अपोजिट डायरेक्शन होगी। हम्म। हॉरिजॉन्टल लेना आसान रहेगा। यस सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर, मैं कॉपी करने दो ये ना। पर इक्विलिब्रियम मुश्किल चैप्टर है ना? वो तो जब मैं करवाऊंगा तब बताना तुम। तो कल सर, या फिर थर्ड चैप्टर बोला था आपने कि पहले हम वो करेंगे फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर करेंगे? याद नहीं मुझे, बस अभी ये लगा कि एक नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं, तो कर लिया। नहीं नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, केमिस्ट्री की। हाँ जी। हाँ, फिर हम वो, अभी AITS अगला होगा, उसमें क्या क्या आएगा? थर्ड चैप्टर आ रहा है शायद से। तो थर्ड करेंगे बिल्कुल पहले, तो ये हम्म। कंप्लीट करना है, केमिकल काइनेटिक, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग। हाँ उसके बाद जी। थर्ड चैप्टर, 2 क्लास मैक्सिमम है थर्ड चैप्टर की। हम्म। केमिकल बॉन्डिंग में तो ऐसा सर, ऐसा कुछ रहा ही नहीं है देखा जाए। मेजोरिटी चीजें हो गई, लेकिन छोटी मोटी चीजें रहती है, तो कल खत्म कर। हाँ। मेरे 10-20 क्वेश्चन, 10-20 कह रहा हूँ,
15 में से 10 क्वेश्चन मेरे ठीक थे विदाउट कैलकुलेशन उसके किए हुए, किसके? केमिस्ट्री के। बधाई हो, फिर तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा अब तो। हाँ जी, नहीं तो आते थे मतलब मुझे। हाँ, लेकिन ऐसे तो तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग भी क्लास में टफ लगा होगा। केमिकल बॉन्डिंग इतना टफ नहीं लगा जितना ये इक्विलिब्रियम लग रहा। ये तो सभी को लगता है। हम्म। सर एक बारी ये dp p2 - p1 बता दो आप, वैसे तो मैंने नोट डाउन कर लिया सर। डीपी क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंट। मोमेंटम। हाँ जी, तो पी। कैसे निकालते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ जी सर। फाइनल है P2, इनिशियल है P1। यस सर। तो हमने दो बारी नेगेटिव क्यों लिया p1 में? पहले वाला तो नेगेटिव साइन ऐसे ही था, लेकिन जो P1 तुम देखते हो ना, ये क्यों लिया? हाँ जी, क्योंकि नेगेटिव। अगर तुम वॉल की तरफ जा रहे हो, इसको नेगेटिव मानोगे, तो वॉल से दूर जाओगे तो पॉजिटिव मानोगे। हाँ जी इसलिए सर। हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं। जा। दूर से नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। ठीक है सर। हम्म, बाकी तो हो गया। और इधर हमने 2 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, इसलिए। अच्छा। अच्छा, अगर चेंज होती फिर भी करते हैं? नहीं, तब नहीं करते। हाँ, तो उसकी जगह और कोई वैल्यू डाल देते हैं ना। हाँ, नहीं, फिर वैल्यू जो भी दी वो होती P1 P2 की, वो दे अगले। हाँ। हाँ जी सर। हो गया, लिख लिया। ये देखो। ये मैंने क्वेश्चन एक किया था फुटबॉल। का सी ऑप्शन है वैसे, पर मुझे ये नहीं पता क्यों है। हम्म फुटबॉल प्लेयर मूव कर रहा है साउथवर्ड एंड सडनली टर्न ईस्टवर्ड विद सेम स्पीड। मास भी सेम है, स्पीड भी सेम है। फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज। अब देखो, मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ कि एक फुटबॉल प्लेयर साउथ की तरफ मूव कर रहा है, ये साउथ है ना? और फिर वो टर्न कर जाता है ईस्ट की तरफ, ऐसे कि वो ना हो जाए। तो इनिशियल यहाँ पे जो मोमेंटम थी, वो कैसी थी? वो -J थी, हाँ जी। क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, -Y डायरेक्शन में। और फिर वो ईस्ट की तरफ मूव कर गया, तो +X थी। तो जो फाइनल लीनियर मोमेंटम होगी, वो +I डायरेक्शन में होगी, क्योंकि +X में है। हाँ जी सर। कैसे पता चला मुझे? मैं ऐसा लेता हूँ, ये प्लस होती है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो नीचे वाला माइनस। और वाई एक्सिस में तो इसको मैं J बोलूंगा, और यहाँ वाला प्लस। और क्योंकि एक्स एक्सिस में है, तो मैं आई कैप हुआ। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया है, तो ये पूछ रहा है कितना काम कर रहा है फोर्स। फोर्स काम करने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम कितना काम कर रहा है हम्म। ना। बिकॉज जो फोर्स हम निकालते हैं, वो फोर्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ जी। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है? जो भी है, लेकिन माइनस प्लस आई कैप में है फाइनल, राइट? हाँ जी। P m v। और ये आई कैप में प्लस, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है? p i - g माइनस इसको mv -j। -J। कोई डाउट? यस सर, एम बी कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे, तो mv तो कॉमन है। हाँ जी। ये I + J हो जाएगा। हाँ जी, ये तो है।
यस कोई सर। डाउट इसमें? नो सर। तो आई प्लस, जो फोर्स की वैल्यू है वो प्लस का आई और प्लस का जे है, तो क्या इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस आई प्लस जे वाली तो ये नहीं है, हम्म। इसमें दोनों प्लस है, ये भी हम्म। प्लस है, ये भी प्लस है। yes, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली ईस्ट है, ये है नॉर्थ, तो क्या ये नॉर्थ ईस्ट नहीं होगी? यस सर। अगर ये पीछे होती तो ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट होती। अगर बाई चांस ये यहाँ पे होती तो साउथ ईस्ट होती, और ये नॉर्थ वेस्ट होती। समझ गई? यस। तो चार कोऑर्डिनेटर जहाँ पे होगी उसी हिसाब से बोल देते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो नॉर्थ ईस्ट, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऊपर तो नॉर्थ वेस्ट, यस सर, मैं एक मिनट कॉपी कर। दोनों नेगेटिव साउथ वेस्ट। कोई डाउट? नो सर, एक बार लिख रहा हूँ मैं ये ना। हाँ, बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, जो ये इनिशियल वैल्यू है पी हाँ। आई इनिशियल, ये होगी एम वी माइनस जे, और हम्म। पी फाइनल जो होगी वो होगी एम वी आई और कैप प्लस के। Correct? और जब तुम निकालोगे डीपी की वैल्यू तो ये होती है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल की वैल्यू है एम वी आई कैप माइनस पी इनिशियल की वैल्यू क्या है, एम वी माइनस जे कैप। एम वी कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आई कैप प्लस जे कैप होगा। बताओ, कोई डाउट? और दोनों अगर प्लस में है तो नॉर्थ ईस्ट होता है, माइनस होते तो साउथ वेस्ट होता। यस। डन सर। फिर लिख लिया। बॉल ऑफ मास। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी के लिए। ओके सर। सर जीरो। एक मास है इतना, ड्रॉप किया है इतनी हाइट से, ग्राउंड पे टकराता है, फिर सेम हाइट पे चला जाता है। तो आपको हम्म। बताना है इम्पल्स कितनी हुई। हम्म। इम्पल्स जो आई की वैल्यू होती है वो थी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हाँ जी। अगर मान लो नीचे गिर रहा है तो वो नेगेटिव में होगा, और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में होगा। तो तो सर ये होगी फाइनल लीनियर। माइनस इनिशियल। हाँ जी, यही कहने वाला था। फाइनल तो प्लस में है, प्लस का एम वी, हम्म। माइनस इनिशियल की वैल्यू थी माइनस एम वी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा था तो इसलिए वो माइनस है, ऊपर की हम्म। तरफ जाता है तो प्लस है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया टू एम वी। तो यस। मास कितना है? 10, 15। और वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें नहीं पता, हम्म। वेलोसिटी कैसे निकालें? तो v की वैल्यू होगी अंडर रूट टू ए एस, लास्ट चैप्टर से। हाँ जी। टू ए की वैल्यू कितनी है? 10। 10। एस की एस वैल्यू की कितनी है? वैल्यू 10।10। ये 10 रूट 2 नहीं हो गया? हाँ जी। 10 रूट 2, तो एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? ये ऊपर ये 15। हो गया 30। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3। 3 रूट 2। 3 रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4, तो 4.2। ओके। कोई डाउट या मैं प्रॉपर समझाऊं? नहीं नहीं, आ गया सर समझ। नो डाउट। तो इसमें हुआ क्या है, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि ये ग्राउंड है, यस सर।
एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया, तो जब हमने इसको ड्रॉप किया, तो जब ये नीचे गिर रही थी तो इसकी नेगेटिव में वेलोसिटी थी, यस सर। और जब ये बाउंस होके ऊपर जाएगी सेम हाइट तक, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव में होगी। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये यस सर। है ना। हाँ जी सर। और वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस से हम वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, क्योंकि यू की वैल्यू जीरो ड्रॉप की है हम। ठीक है। यू की वैल्यू दूसरा, 0। वी की वैल्यू हमें पता चल गई, और जो हाँ। चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो बराबर हो गया टू एम वी के। बस टू हाँ। एम की वैल्यू भी दी हुई और वी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। यस सर। हम्म। बताओ कोई डाउट। नो सर, बस कॉपी भी नहीं, खुद कर रहा हूँ। अब तुम समझ में आ रहा है। हाँ। थ्योरी पढ़ना बड़ा आसान है फिजिक्स की, लेकिन क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा कि लॉजिक क्या है। क्या है एग्जैक्टली सर? लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, उनको लगता है कि थ्योरी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो। थ्योरी हेल्पफुल है, लेकिन थ्योरी सफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट नहीं है। यस सर। हो गया सर। ठीक है। तो हम्म। क्वेश्चन करते हुए मजा आता है। यस सर। मजा तो आता है ना। हम्म। तो आज के लिए इतना ही। अब ठीक है। तुम इसके क्वेश्चन करो, और जो डाउट आएगा तो जरूर पूछना। हाँ जी सर। एंड कल फिर है ना,